नमस्कार दोस्तों। मैं श्रेष्ठा सामल हूँ और मेरे चैनल का नाम सेंसिबल लाइफ है और आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्टअप की विफलता क्यों हो रही है और इसके पीछे क्या क्या कारण थे और कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें और ये ग्लोबल मेल्टडाउन या लोकल मेल्टडाउन से हम अपने आप को बचाएँ। ये काफ़ी क्लियर है कि जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन यानी जो जो हम सप्लाई चेन का मतलब ये है कि जो एक सामान एक जगह से जहाँ से वो बनाया जाता है और कैसे हमारे ग्राहकों तक पहुँचाया जाता है। ये जो चेन है, इसे इंग्लिश में सप्लाई चेन कहते हैं। तो ये जो अब इस चेन पर पूरी की पूरी क्या कहते हैं कि संकट आ चुकी है क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं या कह सकते हैं कि जो ग्लोबल जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो अब तक की जंग लड़ी जा रही है जिसका कोई अब तक रेज़ोल्यूशन नहीं आ रहा है और जैसे बड़े-बड़े देश जैसे चाइना या रशिया अपनी मनमानी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई भी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ये भी एक कारण है। ये तो हो गए ग्लोबल लेवल पे जो बड़ी-बड़ी बातें हैं, ठीक है? लेकिन हर एक देश को अपने लोकल अपनी ही एरिया में कैसे वो अपने आर्थिक जो आर्थिक आर्थिक जो अर्थ हम जनरेट करते हैं या जो हम जिस प्रकार से हम व्यापार करते हैं, इसकी जो समझ है, ये काफ़ी लोगों को नहीं है और जिन लोगों को है, जो सही डिसीज़न ले सकते हैं, उनकी बातें लोग सुनते नहीं हैं। तो हमारे देश में यानी इंडिया में क्या क्या है स्टार्टअप की स्थिति और क्यों कमियाँ ऐसे हो रही हैं? तो जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हर जगह डेटा यानी आप जो भी एक्टिविटी ऑनलाइन करते हैं, ये कहीं न कहीं इस पे यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ, अगर हमने कोई वीडियो अपलोड किया जैसे कि फ़िलहाल मैं अभी कर रही हूँ, तो मैं जहाँ रह रही हूँ या मैंने कितने समय तक इस पर बात किया, किस तारीख पर क्या किया, ये जो सारी छोटी-छोटी डेटा है, ये भी कहीं न कहीं वेब ब्राउज़र के थ्रू दूसरे सारे एप्लीकेशंस एक-दूसरे से बात करते हुए कुछ न कुछ डेटा जनरेट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर कोई लोकल चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मेरे ही गाँव में या मैं अपने ही घर पे कुछ भी एक चीज़ जैसे कि अगर मैं बहुत अच्छा खिचड़ी बनाती हूँ और मुझे वो एज़ अ सर्विस जो लोग स्कूल जा रहे हैं या जो टीचर्स हैं या जो कर्मचारी हैं कोई भी ऑफ़िस के अगर मुझे उनको पहुँचाना हो, तो मेरा सबसे पहले क्या होगा कि मैं कहीं पे जाके इंक्वायरी करूँगी, जाँच-पड़ताल करूँगी, मैं कुछ टाइप के मतलब खाना बनाऊँगी और फिर मैं देखूँगी पहले तो मैं टेस्ट देखूँगी कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, वो ले रहे हैं कि नहीं और उन्हें पसंद आ रहा है, वो ले रहे हैं तो वो और डिमांड करेंगे। तो उस हिसाब से कोई भी एक छोटी-सी बिज़नेस की शुरुआत होती है ना? लेकिन जैसे स्टार्टअप्स में क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे कन्फ्यूज़िंग कॉन्सेप्ट्स जैसे इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स फंडर्स ऐसे-ऐसे बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें अगर मैं नए इंसान की तरह जाके मैं पूछ लूँ इसका मतलब क्या है, ये क्या है? तो बजाय मेरे प्रश्न का जवाब देते हुए लोग इस मज़ाक उड़ाते हैं कि आपको ये भी नहीं पता, आपको वो भी नहीं पता। हाँ, मैंने शिक्षा ग्रहण की है, मैंने एक एक चीज़ की अध्ययन की है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सारे दूसरे डिपार्टमेंट की नॉलेज हो या हर हर एक चीज़ की नॉलेज हो कि ये होता क्या है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी सारा इंटरनल जो कहते हैं ना बातें पता होती हैं, उनको पता है कि फंड्स कैसे निकाले जाते हैं या इन्वेस्टर्स को कैसे कहा जाता है, बिना कोई प्रूफ़ यानी बिना कोई एक प्लान ऑफ एक्शन दिए हुए कि मैं इस काम को मेरा मेरा ये लक्ष्य है, मैं इस लक्ष्य को अ, मैं ऐसे कामयाबी हासिल करना चाहूँगी, ये मेरे स्टेप्स रहेंगे, ये मेरे टीम के लोग ये सारी बातों का मतलब कुछ ट्रांसपेरेंसी या कहते हैं इस सारी जो ये छोटी-छोटी बातें हैं, इसका कोई एक
इसका कोई एक ठीक तरीके का मतलब बातचीत नहीं होती इस पे। सिर्फ़ पैसा, पैसा, पैसा और फाइनेंशियल टर्म्स पर ही बातें होती हैं। और जो दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है बहुत कोई भी एक कंपनी हो या कोई भी एक संस्था हो, जो उसके लिए ज़रूरत है कि जो उस संस्था के लिए जैसे लोग काम कर रहे हैं, वो कैसी जगह पे काम कर रहे हैं। अगर वो घर पे काम कर रहे हैं, तो क्या वो सुरक्षित हैं? या वो कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो बिल्डिंग सुरक्षित है कि नहीं? ये सारी चीज़ें ना बहुत मायने रखती है और ये सारी बातों का तो कोई पूछता ही नहीं है। अगर कोई पूछता भी है, तो ऐसे सवालों को निकाल दिया जाता है। सिर्फ़ इसी बात पे चर्चा होती है कि हमने कितने सेल्स बनाए, हमारे कितने कस्टमर्स हुए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे हिसाब से अगर एक कोई स्टार्टअप है और अगर उसको लॉन्ग लास्टिंग बनना है और बड़े-बड़े कंपनीज़ के साथ अगर वो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन कोई भी एक स्टार्टअप को मेरे हिसाब से एक लीनियर ग्रोथ या एक फिक्स्ड ग्रोथ अप्रोच सिस्टम लेना चाहिए, ना कि हाँ, हमने इतने सारे सेल्स कर दिए, हमें अब इतना ग्रोथ करना है। एक एक्सपेंशनिस्ट तरीके से जो कहते हैं इंग्लिश का टर्म कि वो बस फैले जा रहे हैं, लेकिन इस ग्रोथ का कोई चेक नहीं है या ये नहीं देखा जा रहा है कि आपके जो लोग हैं वो 10 घंटे, 12 घंटे काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये लंबे समय तक अगर कोई ऐसे काम करते रहे तो उसकी मानसिक हालत क्या होगी? उसके अ, सु हाल स्वभाव क्या होंगे? नहीं, ये सब पर बातों की चर्चा ही नहीं होती। और रही बात लोग आते हैं, बहुत काम करते हैं और अचानक से उन्हें काम से निकाल दिया जाता है, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई इंटीमेशन दिए, ये भी गलत है। हाँ, अगर कोई कंपनी के आप प्रोबेशन में हैं तो समझ में आता है, ये दोनों पार्टीज़ को पता है कि कोई भी वजह से एम्प्लॉयी भी छूट सकता है या एम्प्लॉयर भी कह सकता है कि हाँ, हमें आपके साथ आगे काम नहीं करना है, फाइन। तो ये दोनों चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन जो जो लोग काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और काफ़ी सीनियर पोज़ीशन में या अभी-अभी नए-नए अपने जीवन में शुरुआत कर रहे हैं, उनको अगर आप निकाल दें, जिन्होंने इतनी मेहनत की है एक कोई पद अपने जीवन में पाने के लिए और इतना सारा सैक्रिफ़ाइस किया हुआ है या उनके आगे के प्लान्स हैं कि हम अगले महीने का ईएमआई कैसे भरें, क्या करें? क्योंकि इसी पे ही हम सब चल रहे हैं। तो अगर कोई स्टार्टअप अननेसेसरीली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे कहते हैं, यानी जो अ, एक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ ना लेते हुए अचानक से बहुत लंबी ग्रोथ कर ले, तो वो एक इंडिकेटर होता है कि भई अ, आगे जाके स ये कंपनी क्या कहते हैं कि ये कंपनी सस्टेनेबल नहीं है। ये अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही। कोई भी चीज़ को ग्रो करने के लिए समय चाहिए होता है। अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी ऊपर जा रही है, तो ये एक तरीके का खतरा है कि वो बहुत जल्दी नीचे भी आ सकती है। तो इसीलिए ऐसे कंपनीज़ चूज़ करें जो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ ये बातें मतलब ऐसे क्वेश्चन्स को एंटरटेन करें और फैक्ट्स पूछिए। अपने बॉस, अपने जो भी कर्मचारी हैं दूसरे, उनसे आप उतना ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है कि आपका ग्रोथ कैसे होगा, आपका नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा। और अगर ऐसे ही सारे स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न अपने आप को कह रहे हैं, इस टर्म को यूनिकॉर्न कहा जाता है। यानी ये ऐसी कंपनी है जो प्रोजेक्ट कर रही है कि हम भविष्य में इतना-इतना प्रॉफ़िट लेके आएँगे, इतना हम करेंगे, बट कैसे? जब अभी की आर्थिक स्थिति, जब अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लोकल हो गए, ग्लोबल हो गए, उस चीज़ को एड्रेस ही नहीं किया जा रहा, उस चीज़ पर कोई मीटिंग ही नहीं हो रही या अगर कल को कुछ हो जाए, तो हम अपने आप को कैसे बचाएँगे? इस बात की कोई जानकारी नहीं दी जाती। तो क्या ये उस इंसान के लिए, उस एम्प्लॉयी के लिए क्या ये अ, सेंस बनाता है कि मैं इस कंपनी में लंबे टाइम के लिए काम करूँ? क्योंकि पहले की जो जो लिबरल पॉलिसीज़ थे या जैसे ग्रोथ हुआ था हमारे देश में, वो काफ़ी प्लान्ड और फिक्स्ड तरीके से हुआ था। और अभी जो मैं ग्रोथ या चेंज देख रही हूँ, ये मैं इंडिया की ही नहीं, ये मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात कर रही हूँ, कि अचानक से ये एक स्कीम होता है एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। जिसे ये कहते हैं कि अगर मैंने एक चीज़ की कोई सब्सक्रिप्शन ली, मैंने इसको काफ़ी टाइम समय तक यूज़ किया
मुझे ये चीज़ पसंद आई। अगर मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करूँ, तो उनको भी कुछ एक फ़ायदा मिल सकता है। तो ये मुझे फिर भी लगता है कि एक हेल्दी स्कीम है, क्योंकि अगर आप जॉइन करें तो आपको कुछ क्रेडिट मिलता है, आपको कुछ टाइम तक बोनस मिलता है और फिर बाद में जो इस चीज़ की जो लाइफ़ साइकिल है वो चलती रहती है। बट सारे स्कीम्स ऐसे नहीं होते हैं। काफ़ी सारे स्कीम्स ऐसे होते हैं कि वो बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं मार्केट में जो है, उसको बस उन्होंने देख लिया, उन्होंने फिर अगला ही एक कॉपी पेस्ट करके एक स्ट्रीम क्रिएट कर दी और बस फिर अपने एडवर्टाइज़िंग में यूज़ कर रहे हैं कि हाँ, ये एक ऐसा स्कीम है। ऐसे आप काफ़ी सारे एडटेक कंपनीज़ को देख सकते हैं जो कहते हैं कि 4 महीने में आपको हम ऐसा बना देंगे, 6 महीने में, इतना ही टाइम लगता है, आप ये कर सकते हैं। आप अगर होलिस्टिकली देखें तो ये कर भी लोगे, जब आप यंग हो तो आप कर भी लोगे, लेकिन क्या ये आपकी ज़िंदगी का एक ये अ अ, पैटर्न बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान को बैलेंस चाहिए होता है और अगर ये चीज़ आपको कंपनी में नज़र नहीं आ रही है, चाहे वो बड़ी कंपनी क्यों ना हो या स्टार्टअप क्यों ना हो या मिडल इनकम कंपनी क्यों ना हो, सबसे पहले ये देखिए अपनी अपनी कैलकुलेशंस कीजिए कि हाँ, मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 50,000 चाहिए, तो हाँ, मेरे कंपनी में मुझे 60,000 80,000 तक मिल रहा है और ये एक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ हो रहा है। और अगर आप देख रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं और आपका प्रमोशन हो रहा है सही तरीके से, तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है, तो इट इज़ टाइम टू पैक योर बैग्स एंड लुक फॉर कुछ और चीज़ के आप देख सकते हैं। बट ये वो भी है कि आपके सामने क्या अपॉर्च्युनिटी है और आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगी कि एलआईसी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उस पर इन्वेस्ट कीजिए। मुझे क्रिप्टो की इतनी कोई जानकारी नहीं है, मेरे लिए भी ये नई दुनिया है। मैं इस मामले में थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। मैं इसकी फ़िलॉसफ़ी पे ज़रूर बिलीव करती हूँ कि हाँ, हमें डिसेंट्रलाइज़्ड होना है क्योंकि आज के जो डेबिट और क्रेडिट स्ट्रक्चर्स हैं, वो बहुत सारा क्या कहते हैं इन्फ्लेशन रेट लगा के रख रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर से ये सेम सिस्टम गलत चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ की जा रही है, जो जैसे भी कोई भी एक सिस्टम या कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ जब मार्केट पे आती है, मैं ये पर्सनली बिलीव मैं एक पॉज़िटिव मैं अच्छा सोचती हूँ, तो मैं पॉज़िटिव तरीके से सोच के जाऊँगी कि हाँ, येस ये मेरे लिए ये अच्छा है। लेकिन कोई भी चीज़ का आप तर्क निकालो या दूसरे साइड देखो, तो उसको आप डेंजरसली भी यूज़ कर सकते हो, है ना? तो ये हमें नहीं पता कि जब तक इस पर मुझे कोई ठोस क्या कहते हैं ठोस अ, एविडेंस या जाँच-पड़ताल के तरीके ना पता चलें क्योंकि मेरे हिसाब से डिसेंट्रलाइज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमें काफ़ी सारे जो क्या कहते हैं प्रिडेटरी यानी जो अ, जिससे ना प्रिडेटरी का मुझे हिंदी में पता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो बस आपसे छीनना चाहते हैं और इसके बजाय आपको कुछ मिल नहीं रहा है ना? ऐसा जो माइंडसेट या जो बिज़नेस सेटिंग्स है, इससे हट के जो है ना एक जो नॉर्मल लेन-देन का जो व्यापार का जो एक नॉर्मल तरीका है, वो उस हिसाब से नहीं जा रहा। काफ़ी सारी चीज़ें ग्राहक को पता ही नहीं है, ग्राहक को हर चीज़ छुपाया जाता है। मेरे हिसाब से ग्राहक को उतनी जानकारी होना चाहिए कि मैं क्या खरीद रही हूँ, कुछ अगर मैं खाने का चीज़ खरीद रही हूँ, तो क्या ये मेरे सेहत के लिए सही है? जैसे कि चीनी का ही एग्ज़ाम्पल ले लें, तो जो गुड़ है, गुड़ का जो जो हम नेचुरली जो हम खाते हैं वो बहुत अच्छा है वर्सेस जो भी ये जो रिफाइंड शुगर्स हैं, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ये सबको पता है, इतने समय से पता है, लेकिन ये आज तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। अभी जब लोग अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, उनको ज़्यादा पता चल रहा है, तो हाँ, शायद लोग अपनी आदतें बदल रहे हैं और ऐसी सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। ग्राहक अपने लिए जो भी खरीदे या जो भी कुछ भी अपने शरीर में डाले या कुछ भी करे, उनका हक होता है कि वो पूछे। और अगर कोई आपको सही सीधी जवाब नहीं दे रहा है या समय ले रहा है, तो ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल भी आपको खरीदना ही नहीं चाहिए। अ, बात रही म्यूचुअल फंड्स और क्रिप्टो की, मैं वापस वहाँ जा रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर
अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि हाँ, ये लोकल इकोनॉमी और जो लोकल सेलर हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद है और वो लोकल सेलर जो आपके साथ जो भी कुछ प्रकार का एक्सचेंज हो रहा है आपको वो प्रॉमिस्ड चीज़ आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चश्मों के लिए लिया या मैंने नए हेयर कलर के लिए लिया या कुछ भी हो, मुझे वो चीज़ मुझे मिली हो, अच्छी क्वालिटी की हो और वो मतलब क्वालिफ़ाइड है, सर्टिफ़ाइड है और अगर कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें टूट गई, अच्छी नहीं हुई, अगर वो रिस्पॉन्स उसका प्रॉपर एक साइकिल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्सचेंज कर सकते हैं, आपका चश्मा टूट गया, तो अगर आप मतलब पैकेजिंग में आया और टूट गया और आप न अभी आप किसके पास जाओगे? है ना? और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र हो गए, कम हो गए, तो इस पर एक जो जो मेरे हिसाब से एक सरकार की या कोई भी एक थर्ड पार्टी की एक जो नज़र होनी चाहिए, जो इसको रिज़ॉल्व करता है विदिन द रूल्स, है ना? रूल्स एंड रेगुलेशंस वो इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि जो बैंकिंग का जो सिस्टम है, क्योंकि बैंकिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेडेटरी है, उस सिस्टम से तो निकलना है निश्चिंत, उसमें कोई कोई डाउट नहीं है। लेकिन रही बात कि अगर मैंने आपको कोई एक चीज़ कहा है मेरे हिसाब से अगर मैं एक सेलर हूँ, मैंने कहा कि हाँ, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया चश्मा या कुछ भी हो आपको मैं दूँगी और आपको वो उस हिसाब से नहीं मिला। जबकि तो फिर उसका एक रेज़ोल्यूशन सेंटर हो या बैक ट्रैकिंग चैनल हो, तो ही ये सिस्टम बहुत अच्छे से फ़ंक्शन कर सकता है। जब तक ये सारे सवाल के जवाब ना हो और वो जो सेलर के पास इसके सही-सही प्रूफ़ के साथ अम, प्रूफ़ और सर्टिफ़िकेशंस के साथ ये चीज़ें ना आएँ, तब तक ये काफ़ी मुश्किल है, ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करना। बट अगर ये सारी सवालों का जवाब हमें मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से ये सिस्टम बहुत अच्छा है। रही बात मैं ये कहूँगी कि एक अभी ग्लोबल मेल्टडाउन मेरे हिसाब से तो 100% आ रहा है और अपने साइड से अपने आप को एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक की सैलरी या एक जो सेविंग्स है, इंसान को उसको पकड़ के रखना चाहिए। और हाँ, अगर ये नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि 1-2 दिन थोड़ा आप ब्रेक लें, लेकिन आप वापस से कोशिश करें क्योंकि कहीं न कहीं दूसरा कोई न कोई एक अपॉर्च्युनिटी आती रहेगी और अगर आपकी कंपनी बंद हो रही है, तो जल्द से जल्द आप दूसरी कंपनीज़ में देखना शुरू कर दीजिए और अपने कंपनी से प्रेज़ेंट कंपनी अगर आपको निकाल रही है, तो उनको कहें कि एक फ़ॉर्मल तरीका होता है, जिसमें आपको सर्टिफ़िकेट्स भी मिलना चाहिए कि मैंने ये काम किया है, मैंने इतने घंटे काम किया है। एक होता है लेटर ऑफ एप्रिसिएशन और वर्क रिकमेंडेशन मुझे नहीं पता ये इंडिया में होता है कि नहीं, बट यूरोप में ज़रूर होता है कि मैंने इतने समय तक ये काम किया है, ये चीज़ें मुझे पता है, मेरे इतने समय का जैसे लगभग 6 महीने, 1 साल, 3 साल के दौरान मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो ये क्या होता है कि आप जो अगली कंपनी में जाएँ, तो आप खुल के कह सकते हैं कि देखिए हमारे कंपनी में स्टार्टअप के वजह से स्टार्टअप था और इकोनॉमिक क्रैश के वजह से ये स्थिति थी और इसीलिए मैं दूसरा जॉब की तरफ जा रही हूँ। ये ना हो कि क्योंकि लॉकडाउन का समय है, काफ़ी लोगों को झिझक होती है कि हे भगवान! ये क्या हो गया? लेकिन ये सारी चीज़ें सबके कंट्रोल में होती नहीं हैं। आखिरी पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत ट्रांसपेरेंटली ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए। अगर स्टार्टअप क्रैश होने वाला है, तो मेरे हिसाब से द सीईओ इज़ बाउंड टू टेल इट्स एम्प्लॉइज़ अपने एम्प्लॉइज़ को इन्फॉर्म वो बाय लीगली स्ट्रॉन्ग लीगल मेजर्स होने चाहिए कि आप 3 से 6 महीने पहले इनको बता दें। जो प्रोबेशन में नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप पहले से बता दें कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और अपने एचआर टीम और अपनी जो आपकी ताकत है, जो आपका नेटवर्क है, उससे आप ये इंश्योर करें कि ये एम्प्लॉइज़ को या इतने सारे जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, वो कहीं और जाएँ। एक होलिस्टिक ट्रांसफ़र हो क्योंकि मुझे पता है कि आज एक स्टार्टअप जिसका बहुत बेहतरीन उम्दा आइडिया है, शायद आज वो नहीं काम कर पाए, लेकिन आपको नहीं पता कि अगले 3-4 साल या 5 साल में क्या होगा जब इकोनॉमी स्थिति बेटर होगी, क्योंकि होगी। हमेशा हर चीज़ जो नीचे जाती है वो ऊपर भी आती है। 1-2 साल लगेगा ग्लोबल इकोनॉमी को भी रिकवर करने में, लेकिन तब तक इंसान क्या करे? या अगर ऐसे कोई नेटवर्क हो तो वो अपने आप को आगे कैसे ले? ये सारी बातें
बहुत क्लियरली मॉनिटर्ड होना चाहिए। ऐसे ही पैसे लाखों, अरबों, खरबों किसी भी स्टार्टअप में नहीं डालना चाहिए, जो एक बहुत प्रेडेटरी माइंडसेट या ऐसे आइडियाज़ में काम करता है जिससे लोगों का कुछ भला ही नहीं हो रहा है। सो थैंक यू दोस्तों मेरे इन पॉइंट्स को सुनने के लिए। अगर आपके पास और भी कोई अच्छे विचार या पॉइंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। और मेरी हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी वीडियोज़ हिंदी में बनाऊँ। मैं मोस्टली इंग्लिश में ही बनाती हूँ वीडियोज़, बट मेरी ये कोशिश है कि मैं जितनी भी ग्लोबल इवेंट्स हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों तक मैं पहुँचाते रहूँ। थैंक यू एंड नमस्कार।